टुडे आवर टॉपिक इज़ क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस। इसको हम पल्प पॉलिप भी कहते हैं और पल्पल हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं। क्रॉनिक मीन्स व्हेन समथिंग इज प्रेजेंट फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड हाइपरप्लास्टिक मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स. Pulpitis means inflammation of pulp. So, what is the definition of pulp polyp? It's a productive pulpal inflammation due to an extensive carious exposure of a young pulp. It is characterized by the development of granulation tissue covered at times with epithelium and resulting from long standing low grade irritation. So basically it's a type of irreversible pulpitis जब उसको timely treat नहीं किया जाता तो कंडीशन पल्प पॉलिप की तरफ जा सकती है। ये स्पेशली यंग पल्प्स में होती है। जब काफ़ी लंबे अरसे से एक लो ग्रेड टाइप की इरिटेशन पल्प को इरिटेट करती है तो एक ग्रैनुलेशन टिश्यू बनना शुरू हो जाता है और एक पल्पल मैस अपीयर हो जाता है टूथ के अंदर, जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। Etiology. It is normally caused by slow and progressive carious exposure of pulp. For the development of hyperplastic pulpitis, a large open cavity, a young resistant pulp, and a chronic low grade stimulus are necessary. Mechanical irritation from chewing and bacterial infection. जैसे मैंने आपको बताया कि हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस के लिए ज़रूरी है कि एक लार्ज ओपनिंग हो, यंग पल्प हो, रेजिस्टेंट पल्प हो और क्रॉनिक लो ग्रेड स्टिमुलस, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं पल्प पॉलिप को डेवलप करने के लिए। सो व्हाट इज़ द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पल्प पॉलिप? पेन एब्सेंट होती है, लेकिन ड्यूरिंग मैस्टिकेशन पेशेंट डिस्कम्फर्ट ज़रूर फील करता है। हाइपरप्लास्टिक जो फॉर्म होती है ये मोस्टली चिल्ड्रन एडोलेसेंट्स में हमें नज़र आती है, क्योंकि इसमें ये जो ग्रैनुलेशन टिश्यू होता है ना, इसमें नर्व फाइबर्स बहुत कम होते हैं, इसीलिए ये नॉन पेनफुल होती है। लेकिन इसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ईज़िली ब्लीड हो जाता है। Histopathology. Formation of sclerotic dentine, initially minimal amount of vasodilation and infiltration of cells, and when pulp is finally exposed, vasodilation and cellular infiltration also increases. Surface of pulp polyp is usually covered by stratified squamous epithelium, which may be derived from gingiva, desquamated epithelial cells of mucosa, and tongue. So now how we will diagnose this condition? पेशेंट को पेन फ़ील नहीं होता, लेकिन जब हम क्लिनिकली देखते हैं ना ऐसे टूथ को, तो एक फ्लैशी रेडिश पर्पल मैस हमें पल्प चैम्बर के ऊपर, कैविटी के ऊपर ज़रूर नज़र आता है। ये नॉर्मल पल्प से कम सेंसिटिव होता है, लेकिन ईज़िली ब्लीड ज़रूर हो जाता है। जब हम इस टिश्यू को कट करते हैं तो पेन महसूस नहीं करता पेशेंट, लेकिन प्रेशर का एपिकल एंड पे ट्रांसमिट होने की वजह से पेन ज़रूर फ़ील कर सकता है। जब हम रेडियोग्राफ्स देखते हैं ऐसे टूथ का, तो हमें एक लार्ज ओपन कैविटी नज़र आती है और हम लोग पल्प तक डायरेक्ट असेस कर सकते हैं, चूँकि नॉर्मल एक्स-रेज़ के ऊपर हम लोग टिश्यू को नहीं देख सकते, लेकिन हमें एक लार्ज ओपनिंग कैविटी ज़रूर नज़र आती है। जब हम वाइटैलिटी टेस्ट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड की ज़रूरत हमें चाहिए होती है कोई भी रिस्पॉन्स फ़ील करने के लिए। इसके अलावा जब हम ईपीटी करते हैं ऐसे टूथ का, तो हमें ज़्यादा करंट चाहिए होता है रिस्पॉन्स लेने के लिए। ऐसे टूथ को हम कैसे ट्रीट करते हैं? पल्पल मैस को हम पेरिडोंटल क्यूरेट से या फिर स्पून एक्सकवेटर से एक्सकवेट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसके बाद पल्प को रिमूव कर देते हैं और रूट कैनाल ट्रीटमेंट डन हो जाता है। लेकिन अक्सर औकात चूँकि ये पेनलेस होती है कंडीशन, तो पेशेंट मोस्टली आता ही नहीं है। तो कंडीशन टूथ की ऐसी हो चुकी होती है तो वो रिस्टोरेबल होती ही नहीं है, तो ऐसे टूथ को हम एक्सट्रैक्ट ही कर देते हैं।